हेलो बच्चों, मैं संजय सर हेलो शिक्षा चैनल से बोल रहा हूँ। आइए हम लोग क्लास 10th चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, समन्वय और नियंत्रण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जैसे पहला ही क्वेश्चन मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। तो आपको जो है प्रतिवर्ती एक्शन और वॉकिंग अर्थात टहलने में अंतर बताना है। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है और जो है क्या नाम वॉकिंग, जिसमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए बेहतरीन आंसर भी दिया गया है। और रिफ्लेक्स एक्शन इज रैपिड। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो तत्काल होता है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, और अपने आप स्वतः हो जाता है टू स्टोमलेस। यदि कोई भी उद्दीपन होता है, कोई कार्य होता है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग। ये किसी भी प्रकार की सोच को अपने अंदर सम्मिलित नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, वी क्लोज आवर आइज इमीडिएटली। हम अपनी आंखों को तत्काल बंद कर देते हैं। व्हेन द ब्राइट लाइट इज फोकस्ड, जब भी उस पर कोई भी तेज प्रकाश फोकस किया जाता है। वाइल ऑन द अदर हैंड वी कैन चेक द वॉकिंग, वी कैन से दैट वॉकिंग ऑन द अदर हैंड, जो आपके पास टहलना है, इज अ वायलेंट रिएक्शन। ये कैसा एक्शन है? ये आपके पास ऐच्छिक क्रिया है। वी कंट्रोल इन आवर एक्शंस। ठीक है, वी वांट टू मूव आवर हैंड्स तो वी कैन मूव। तो इट इज़ अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। तो ये हमारे पास जो है हमारे कंट्रोल, हमारे उस पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, तो मैंने इसके आंसर को आपको बता दिया है। आप इसे कर लें। आगे देखते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो देखिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो सेरिबेलम, अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो हमारे पास जो है मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। इसको हमें याद कर लेना है। क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस आर सडन। जो भी आपके पास प्रतिवर्ती चाप होते हैं वो तत्काल होते हैं। विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग। इसमें कोई भी विचार सम्मिलित नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब भी हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, वी विड्रॉ आवर हैंड इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग एज थिंकिंग। तो जाहिर है कि हम अपने हाथ को तुरंत तत्काल हटा लेते बिना सोचे हुए, बिना कुछ समझे हुए। मे टेक टाइम वुड बी इनफ टू गेट अस बर्न। और यह जो समय होता है ये हमें ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने से बचा लेता है, नहीं तो हमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है। द सेंसरी नर्व्स दैट डिटेक्ट द हीट आर कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव्स द मसल्स ऑफ द हैंड। हमारे पास जो सेंसरी नर्व है, तंत्र है, वह क्या करता है, इसे डिटेक्ट कर लेता है डायरेक्ट हीट को। आर कनेक्टेड टू द नर्व्स, और वो तंत्रिका से जुड़ा हुआ है, और उसको जो है आगे मसल ऑफ हैंड की मसल्स में ट्रांसफ़र कर देता है। सच अ कनेक्शन ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल फ्रॉम द नर्व्स। जाहिर के सिग्नल को करेक्ट करके नर्व्स, जो आंतरिक नर्व्स है, इनपुट है, वो रिस्पॉन्सिबल टू इट क्विकली आउटपुट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क, और तुरंत एक्शन करती हैं, जिसे हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। द रिफ्लेक्स आर्क्स, जो प्रतिवर्ती चाप होते हैं, कनेक्शंस प्रेजेंट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स। तो यह आंतरिक और बाह्य तंत्रिका से जुड़े हुए मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड। और ये सभी जा करके किस जगह पर, जो आपकी मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड है, उस जगह पर ये को यहाँ पर दिखाया गया। ये मैंने आपको अपनी अभी चैप्टर में भी समझाया है, आप वहाँ पर भी इसे देख सकते हो। और देखिए, तो रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द इंफॉर्मेशन इनपुट। तो जाहिर है कि जब आपके मेरुरज्जु में इंफॉर्मेशन आती है तो रीचेस द ब्रेन, उसके बाद इसको क्या करती है, उसके बाद इसको फिर बाद में ब्रेन को भेजती है। द ब्रेन इज ओनली अवेयर ऑफ द सिग्नल। तो वह उसको इस क्रिया के बारे में बताती है। द रिस्पॉन्सिबल दैट हैज़ टेकन प्लेस, की इस जगह पर एक घटित हुआ है। हाउएवर द ब्रेन हैज़ नो रोल टू प्ले इन द
सर्टेन ऑफ द रिस्पॉन्स, तो जाहिर है कि ब्रेन इसको तत्काल कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। तो ये जो है कंट्रोल जो किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे रज्जु के अंदर पूरा इसका बंडल है स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। बाद में सूचना को माइंड। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर प्लांट्स हार्मोन। तो ये भी मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिए, क्योंकि हार्मोन्स के बारे में पूछा जा रहा है और हार्मोन्स के यूजेस भी पूछा जा रहा है। हो सकता है मैं इस चैप्टर में उसको बता दूं, और वैसे तो मैंने चैप्टर में बता रखा है, लेकिन क्वेश्चन आंसर में भी बता दूं। तो देखिए यहाँ पर प्लांट्स हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स, इसे आप हार्मोन्स को दूसरा नाम भी है, आप इसे फाइटो हार्मोन्स कह सकते हो। अरे नेचुरली ओक्यूरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो जो भी हार्मोन्स हैं आपके पास, वो जो है क्या नाम है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और वो आपको जो है कहाँ से, प्लांट से प्राप्त होते हैं, प्लांट में ही प्राप्त होते हैं, प्लांट हार्मोन वहीं से प्राप्त होते हैं। दीज आर सिंथाइज्ड इन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, तो ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, जो पौधा होता है, जो प्लांट होता है, उसके अपने शरीर में ही ये निर्मित होते हैं। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर प्लांट्स हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, पौधों के हार्मोन्स क्या हैं। प्लांट्स हार्मोन्स जैसे हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कह सकते हैं, आर नेचुरली ओक्यूरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये जाहिर है कि ये हार्मोन्स जो है क्या नाम है, प्राकृतिक रूप से हमें कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं, और दीज आर सिंथाइज्ड इन वन पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, ये जाहिर है पौधे के एक भाग में निर्मित होते हैं, एंड आर ट्रांसलोकेटेड टू अदर पार्ट्स, और ये जो पौधे के उसके बाद अन्य भागों में स्थानांतरित हो जाते हैं, व्हेन रिक्वायर्ड, जहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है। द 5 मेजर टाइप्स ऑफ फाइटोहार्मोन्स आर ऑक्सीन्स, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स, अब्सिसिक एसिड एंड एथालीन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू ऑक्सीजन्स प्रमोट टू द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड द सपोर्ट, तो किस प्रकार से जो टेंड्रिल्स होते हैं, प्रतान होते हैं, वो जो है क्या नाम है, जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो उसको बढ़ाते हैं, और जो है क्या नाम बढ़ाते हैं, और उसके बाद वो जो है क्या नाम है, पौधे को या फिर किसी चीज़ को सपोर्ट प्रदान करते हैं। तो देखिए, इससे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज क्या बोलते हैं, व्हाट इज ग्रोथ हार्मोन्स, तो यू कैन से दैट इन अ प्लांट्स ऑक्सीजन इज अ ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्सीजन इज अ सिंथाइज्ड एट द शूट टिप। तो ये कहाँ पर सिंथाइज्ड हो रहा है, ये पौधे के बढ़ते हुए भाग पर निर्मित हो रहा है। इट हेल्प्स द सेल, ये कोशिका की सहायता करता है, ग्रो लॉन्गर, उसको ज़्यादा बड़ा होने में या लगातार बढ़ने में। व्हेन अ टेंड्रिल्स कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अ सपोर्ट, तो जब भी कोई प्रतान या टेंड्रिल्स उसे कह सकते हैं, जब उसकी सपोर्ट में आता है, ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स फास्टर ग्रोथ ऑफ द सेल, तो जो आपके पास ऑक्सीजन हार्मोन है वो जो है बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लग जाती है ऑफ द सेल, उस सेल के अंदर, वहाँ पर उपस्थित सेल के अंदर, ऑन द अपोजिट साइड, उसके विपरीत दिशा में। सो दैट द टेंड्रिल्स फॉर्म्स अ कोइल, इसी वजह से जो टेंड्रिल्स होती हैं वो एक कोइल बनाती हैं। इसे मैंने चैप्टर में आपको बताया है कि वो किस प्रकार से जो पौधा होता है, उस पौधे के उससे जो है क्या नाम है, वो इस तरीके से उसका भाग बढ़ने लग जाता है, और वो इस तरीके से उसको जो है सपोर्ट करके गोल रिंग से टेंड्रिल बनाकर चिपकने के बढ़ने लग जाती हैं आगे। दिस मेक्स द टेंड्रिल्स अपीयर एज अ विच वॉच स्प्रिंग, तो ये आपको जैसे घड़ी के जैसे आपको दिखाई देती हैं, इस प्रकार से गोल सर्कल में बनती है आपको दिखाई देती हैं। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेट्स टेक्स प्लेस इन एनिमल्स, किस प्रकार से जो है क्या नाम है, समन्वय जंतुओं के अंदर होता है।
आइए हम लोग इसको जानते हैं, किस प्रकार से वो तालमेल करते हैं, किस प्रकार से वो। तो देखिए यहाँ पर क्या नाम है, केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। तो ये पौधों में होता है समन्वय, किस प्रकार से होता है, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। जो हार्मोन्स प्रेजेंट हैं उसी की सहायता से जंतुओं के अंदर जो है ये कार्य चलता है। हार्मोन्स इज द केमिकल मैसेंजर। तो यहाँ पर हार्मोन्स कौन से वाले हैं, ये केमिकल मैसेंजर है, अर्थात ये रासायनिक संदेश वाहक है जो संदेश को पहुँचाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो केमिकल हो रही है, जो रिएक्शन हो रही है, उसके थ्रू जो है क्या नाम है, ये हार्मोन्स जो बने हैं तो वो जो है क्या नाम है ट्रांसफ़र करेंगे दैट जो रेगुलेट्स द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो शारीरिक परिवर्तन हुआ है, जो हार्मोन्स निर्मित हुआ है, प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये केवल किस में होता है, केवल ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, केवल जीवित जीवधारियों में होगा। इट इज सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स। और ये हमेशा कहाँ से सिक्रेशन होगा, इसका कहाँ पर से निकलेगा हमेशा, ये हमेशा ग्लैंड से अर्थात ग्रंथि से निकलेगा। द रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये रेगुलेट किया जाता है किसके थ्रू, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स। तो ये नियंत्रण और समन्वय जो होता है बाय हार्मोन्स के थ्रू होता है, कम अंडर द एंडोक्राइन सिस्टम। तो यह जो है किसके थ्रू होता है, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम, इसका मतलब है अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा ये होता है, घटित होता है। द नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो नर्व सिस्टम है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, अलोंग विद द एंडोक्राइन सिस्टम, वह हमारी अंतः ग्रंथियों के संग जुड़ा हुआ है। इन आवर बॉडी कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स द फिजियोलॉजिकल। इसी वजह से हमारे शरीर के अंदर समन्वय और संतुलन होता है। तो इस प्रकार से जो है हार्मोन्स, जो केमिकल हार्मोन्स है वो हेल्पफुल है फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुक से। व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट एडवाइजेबल। तो जाहिर है कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो ये हम लोग इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के अपने टीवी पर या टेलीविज़न पर देख सकते हैं। और जब भी हम लोग साल्ट या नमक को ख़रीदते हैं, साल्ट जिसका जो है यूनिवर्सल जो फॉर्मूला है जिसे हम लोग जानते हैं NaCl, इसकी मैंने जो है क्या नाम है रिएक्शन को भी करके सेकंड चैप्टर में दिखाया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। तो देखिए ये क्यों दी जाती है, ऐसी सलाह में क्यों दी जाती है कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आयोडीन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड। तो आयोडीन क्या करता है, वो थायराइड जो हमारे अंदर ग्लैंड प्रेजेंट है हमारे नेक के अंदर, उसको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, अर्थात उसका उद्दीपन करता है। उसके कारण इसी के कारण टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। इन दिस प्रोसेस द थायरोक्सिन हार्मोन्स प्रोड्यूस, उत्पन्न होता है, इट रेगुलेट्स, जो नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन। तो क्या बोलते हैं, इट्स रेगुलेट्स द कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन। तो ये क्या करता है, किसको रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन को। मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार की जैव क्रियाएं हो रही हैं उनको नियंत्रित करता है। डिफिशियंसी ऑफ द हार्मोन्स रिजल्ट्स द इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो अगर इसकी कमी होती है इस हार्मोन की, तो इसका प्रभाव हमें अपने जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। इट मीन्स दैट द थायरोक्सिन हार्मोन्स इज नॉट प्रोड्यूस, वहाँ उत्पन्न नहीं होगा, इट डज नॉट उत्पन्न नहीं होगा। दिस कैन लीड टू गोइटर, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा, अर्थात घेंगा रोग हो जाएगा। अ डिजीज, यह बीमारी करेक्टराइज्ड बाय द सोलन नेक, और ये हमें उस जगह पर गर्दन
फूली हुई नज़र आएगी, तो उस जगह पर क्या होगी, गर्दन, हमारे नेक के अंदर ये गर्दन कैसी नज़र आएगी, ये फूली हुई गर्दन हमें नज़र आएगी। देयरफॉर इसीलिए आपको क्या बोलते हैं, आयोडाइज्ड साल्ट इज एडवाइज्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड। तो जाहिर है कि इस वजह से आपको सलाह दी जाती है आयोडाइन की बहुत ही नॉर्मल मात्रा की हमें आवश्यकता होती है। यदि हम बात करें तो जो हमारे पास नीडल है, जो हमारे पास सुई है, उस सुई का जो ये ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा, इसके 1000 पार्ट के करीब हमें पर डे आयोडीन की आवश्यकता होती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो परेशानी बढ़ जाती है। तो जो लोग आयोडाइज्ड या फिर आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते हैं उनको खाना चाहिए। और वो डले वाला जो नमक आता है, जो इस प्रकार से डले के रूप में होता है, जिससे बाद में लोग बाग पीस करके नमक बनाते हैं, उसका हमें यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है आयोडीन नहीं होता है। हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड इनटू द ब्लड। तो हमारी बॉडी किस प्रकार से रिस्पॉन्स करती है जब हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो एड्रेनलिन है, जो ग्लैंड है, इसके अंदर एड्रेनलिन का सीक्रेशन होता है। तो देखिए कैसे सपोर्ट करती है। एड्रेनलिन इज हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड। तो जो एड्रेनलिन आपके पास हार्मोन निकल रहा है वो एड्रेनल ग्लैंड से निकल रहा है। इन केस ऑफ एनी डेंजर और इमरजेंसी, जब भी हम कोई खतरा महसूस करते हैं या फिर कोई इमरजेंसी होती है, आपातकाल की स्थिति होती है, और एनी काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, या फिर हम जब तनाव में होते हैं, इट इज़ सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो यह डायरेक्टली उस समय पर हमारे ब्लड के अंदर भेज दिया जाता है। किस चीज़ को? एड्रेनलिन हार्मोन को, विच इज़ सीक्रेटेड बाय, कहाँ पर सीक्रेट किया जाता है? तो एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट किया जाता है। एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसको शरीर के अलग अलग भागों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वेन सीक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट, जब इसकी अधिक मात्रा में यह निर्मित होता है, डिपेंड्स ऑफ द हार्ट बीट एंड हेंस सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स। तो जब यह बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होता है, क्या चीज़? एड्रेनलिन हार्मोन। इट स्पीड टू अप द हार्ट बीट, तो यह हमारे दिल की धड़कन को तेज कर देता है या बढ़ा देता है। एंड हेंस सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स, और हमारी जो मांसपेशी है उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करता है? ये ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देता है। द ब्रीथिंग रेट आल्सो इंक्रीज, तो हमारे जो सांस लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डायफ्रिजम एंड रिब मसल्स। तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारा डायफ्रिजम है, इसे मैंने 6 चैप्टर में बताया है, एंड रिब मसल्स होती हैं, जो ये हमारी पसलियाँ हैं, वो क्या करती हैं? वो इसके कंट्रोल में आ जाती हैं, वो बढ़ने लग जाती हैं, नीचे ऊपर मतलब उस करने लग जाती हैं, अप डाउन। इट आल्सो इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, और ये इसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑल दीज रिस्पॉन्स एनेबल द बॉडी टू डील विद एनी स्ट्रेस और इमरजेंसी, और यही जो है हमें तनाव को इमरजेंसी के केस में या फिर डेंजर के केस में, किसी दुर्घटना घटित होने की स्थिति में, ये हमें हेल्पफुल होता है। ठीक है, टू प्रोवाइड अ लॉट्स ऑफ एनर्जी टू फाइट अगेंस्ट एनी सिचुएशन एंड कंडीशंस। वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। कुछ जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनको जो है उनका इलाज इंसुलिन इंजेक्शन के द्वारा क्यों किया जाता है? तो डायबिटीज इज अ डिजीज इन विच द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड इज टू हाई। तो जो डायबिटीज़ है, जिसे हम मधुमेह कह सकते हुए, एक ऐसा जो है बीमारी होती है, रोग होता है, जिसमें जो शुगर का लेवल होता है वो आपके ब्लड के अंदर क्या होता है? शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन इज अ हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पेनक्रियास। तो इंसुलिन जो था आपकी बॉडी के अंदर, वो
जो है पेनक्रियाज जो होता है, जो अग्नाशय होता है, उसके द्वारा ये हार्मोन निर्मित होता है। हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल, जो आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करता है। दिस इज़ द रीज़न वाई डायबिटीज़ पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय द गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। जब भी आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी घटना घटित होती है, पेनक्रियाज वर्क करना कम कर देता है, तो आपका ये जो इंसुलिन हार्मोन्स, वो अग्नाशय से जो अग्नाशय रस निकल रहा है, निकलना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस स्थिति में आपके ब्लड के अंदर जो है क्या नाम है, शुगर का लेवल अप हो जाता है। तो ये रीजन क्या है कि हमारे पास ये जो हम लोग इंसुलिन के इंजेक्शन दे रहे हैं, ये सेम पेनक्रियाज से निकलने वाले पेनक्रियाटिक जूस की जैसा वर्क कर रहा है। इसी वजह से इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डायबिटीज, सो वी कैन कंट्रोल आवर टेकिंग व्हेन वी इनटेक एनी फूड and other particles at the form of holozoic, which are not more रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी। तो हमारे शरीर के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, वो उनका कार्य क्या है। द काइंड्स ऑफ सिचुएशन वेन रिसेप्टर्स डोंट वर्क, जब ये कार्य नहीं करते हैं, तो व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज, तो कौन सी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो वी नो दैट अबाउट आवर आंसर इज रिसेप्टर्स आर सेंसरी स्ट्रक्चर्स। जो आपके पास रिसेप्टर है, जो संवेदी है, जो सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, ऑर्गेन्स हो सकते हैं, वो टिश्यू हो सकते हैं, और सेल हो सकते हैं, वो अंगक हो सकते हैं, आपका सूतक हो सकते हैं, और कोशिकाएं हो सकती हैं। ये तीनों को हम लोग सेंसरी स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत आते हैं। परजेंट्स ऑल ओवर द बॉडी, ये आपके शरीर के अन्य भाग तक, अन्य सभी भागों में कहाँ पर है, उपस्थित है। द रिसेप्टर्स आर आइदर ग्रुप्ड इन केस ऑफ आई और ईयर और स्कैटर्ड इन केस ऑफ स्किन। फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स, तो जाहिर है कि आंखें हो गई, आपके पास कान हो गए, और भी अन्य हो गए आपके पास। तो ये सभी के सभी जो है आपकी स्किन्स में जो है क्या नाम है, उपस्थित है, और ये सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। और इनका काम क्या होता है, देखिए फर्स्ट नंबर पे, दे सेंस द एक्सटर्नल स्टिमुली सच एज हीट और पेन। तो ये क्या करते हैं, आपको उद्दीपन के सेंस को उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने किसी हीट को छुआ, उष्मा को छुआ, या फिर पेन आपको। सेकंड में है, दे आल्सो ट्रिगर एन इम्पल्स इन द सेंसरी न्यूरॉन एंड विच सेंड मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये मान लीजिए एक जैसे आपके पास ट्रिगर होता है, जैसे आप इसको दबाते हैं वैसे ही इम्पल्स जो होती है, जो आपके पास इम्पल्स है, जो सूचना है सेंसरी न्यूरॉन से, वो डायरेक्ट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती हैं, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है या फिर मेरुदंड है, उस जगह पर ट्रांसफ़र हो जाती है। व्हेन द रिसेप्टर्स आर डैमेज्ड, जब ये डैमेज हो जाते हैं आपके रिसेप्टर्स, अर्थात बेकार हो जाते हैं या काम नहीं करते हैं, तो द एक्सटर्नल स्टिमुली ट्रांसफरिंग सिग्नल टू द ब्रेन। तो जाहिर है कि जो भी उद्दीपन हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, उसके अपोजिट में जो जो सूचना है, उन सूचनाओं को आपको सिग्नलिंग नहीं हो पाती, कहाँ तक, ब्रेन तक वो सूचनाएं नहीं पहुंच पाती है, आर नॉट फेल्ट, और इसको आपको कुछ भी आभास नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ डैमेज्ड रिसेप्टर्स, जब ये इस स्थिति में आपके जो है रिसेप्टर्स संवेदी जो है नष्ट हो चुके हैं। इफ़ वी एक्सीडेंटली टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, यदि हम दुर्घटना या फिर संभावनावश यदि किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, तो देन आवर हैंड्स माइट गेट बर्ट एज डैमेज, तो हमारे हाथ जो है बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। एज डैमेज्ड रिसेप्टर्स कैन नॉट रिसीव द एक्सटर्नल स्टिमुली ऑफ हीट, तो हमारे पास जो रिसेप्टर्स है, वो इस प्रकार की क्रिया को नहीं देख पाते हैं या फिर महसूस नहीं कर पाते हैं, ना ऊष्मा को, ना पेन को। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। हमें क्या करना है, तंत्रिका का चित्र बनाना है न्यूरॉन का, और उसके कार्यों का वर्णन करना है। तो न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की क्या है, कार्यात्मक इकाई है जो न्यूरॉन्स है आपके पास। देयर द थ्री मेन पार्ट्स
न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट है, एक्सॉन, डेंड्राइट एंड सेल बॉडी। तो आपके पास ये तीनों सेल बॉडी कोशिकाएं हो गया, डेंड्राइट और एक्सॉन एज इट इज आपके दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर पर ये आपको दिखाया गया, ये आपके डेंड्राइट है। तो इस डेंड्राइट के थ्रू सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, मैंने चैप्टर में बताया है। और ये आपके पास यहाँ पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये आपका साइटोप्लाज्म है, इससे मिलकर के पूरा का पूरा सेल बॉडी का निर्माण हो रहा है। और ये आपके पास जो गैप दिखाई दे रहे हैं ये आपके एक्सॉन्स हैं। और ये आपके पास जो एंडिंग है इसकी तंत्रिका तंत्र की, वह एंडिंग को दिखाया गया है। तो यहाँ पर से सूचनाएं आती हैं और उसके बाद ये यहाँ पर ग्रहण कर ली जाती है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स उत्पन्न होती है और उसके बाद ये इधर की साइड में ऐसे ट्रांसफ़र होती है और नर्व एंडिंग तक चले जाती है। इस प्रकार से फिर यहाँ पर से एक अलग से न्यूरॉन जुड़ा होता है जो सूचनाओं को फिर आगे वाले में ट्रांसफ़र करता है। तो इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखा, उसकी संरचना को देखा, बनावट को देखा। फंक्शनल ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, तीन के तीनों के यूजेस क्या है वैसे मैंने बता दिया आपको। तो देखिए पहले नंबर पर जो आपके पास एक्सान है, इट कंडक्ट्स मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो सेल बॉडी से क्या करता है, सूचनाओं को या फिर संदेश को ग्रहण करता है। क्या करता है, संदेश को ये ग्रहण करता है, एकत्रित करता है। ठीक है, कहाँ पर से, सेल बॉडी से कोशिकाएं ग्रहण करता है। कहाँ पर से, आपके पास बताया था स्टार्टिंग इसकी डेंड्राइट से। तो डेंड्राइट का काम क्या चीज़ है, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सान ऑफ एनोदर सेल। ये क्या करता है, जो आपके पास डेंड्राइट है ये सूचनाओं को एकत्रित करता है। कहाँ से, एक्सान से या फिर एनोदर सेल से एकत्रित करता है। एंड कंडक्ट द मैसेज टूवर्ड्स द सेल बॉडी, और सेल बॉडी में क्या करता है, कोशिकाएं में वो ट्रांसफ़र कर देता है उन संदेशों को। सेल बॉडी का काम क्या है, इट कंटेंट्स न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनेल्स। तो इस सेल बॉडी के अंदर आपके पास न्यूक्लियस है, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे आप लोग पावर हाउस भी कहते हो बॉडी का, एंड अदर ऑर्गेनेल्स है और अदर अंगक है। इट इज़ मेनली कंसर्न विद द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। तो यह अधिकतर जो है उस समय पर काम करता है, उस समय पर सूचनाएं को देता है जब आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर मेंटेनेंस की आवश्यकता हो या फिर ग्रोथ की, कहीं पर बढ़ने की आवश्यकता हो, वृद्धि की आवश्यकता हो या फिर उसकी मरम्मत करने की आवश्यकता हो। तो उस समय पर ये आपको जो है मेनली सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। और भी किसी एक्सीडेंटल केस में भी यहाँ पर से सूचनाओं की ट्रांसफ़र होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर द फ्लावर्स हेड ऑफ सनफ्लावर, जो आपका सूरजमुखी का पौधा है वो फूलों का हेड है या फिर बादशाह है, इज अ पॉजिटिव फोटोट्रोपिक। तो यह है प्रकाश ये जो है प्रकाश जो आपका फोटोट्रोपिक लेवल होता है, एंड हैंस प्रकाश अनुवर्तन होता है। हैंस इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अलोंग द सन। तो ये सूरज के साथ पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है या चलता है साथ साथ। सेकंड नंबर पे पास आपके पास द ओवरी स्टॉक ऑफ ग्राउंड नट, आपके पास जो मूंगफली का डंठल होता है वो कैसा होता है, इज पॉजिटिव। जो मूंगफली आपने खाई होगी उसके ऊपर जो कवर होता है फोटोट्रोपिक, ये पहले क्या होता है, प्रकाश संवर्तन होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड बिकम्स नेगेटिवली फोटोट्रोपिक, और बाद में यह नकारात्मक आपके पास प्रकाश संवर्तन हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद। इसी वजह से आपने जब मूंगफली को देखा होगा तो पॉजिटिव था, उसके बाद फिर ये पॉजिटिव था, तो उसके बाद ऐसा ये नेगेटिव हो जाता है, और इस प्रकार से ये डंठल इसका निर्मित होता चला जाता है। सो दैट द फ्रूट्स इज फॉर्म अंडरग्राउंड। इसी वजह से जो आपके पास जो इसका फ्रूट होता है अर्थात मूंगफली होती है वो कैसे निर्मित होती है, वो ज़मीन के अंदर निर्मित होती है, आपकी मृदा में, भूमि के अंदर वो निर्मित होती है। क्योंकि विच सिग्नल्स विल गेट डिस्टर्ब इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। यदि आपकी मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा, या फिर उसकी इंजरी किस प्रकार आपको सूचना आने में कैसे परेशानी होगी। तो देखिए द रिफ्लेक्स आर मध्यवर्ती चाप कनेक्शंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, सभी की सभी आने वाली सूचना और बाहर जाने वाली नर्व्स जो नर्व्स तंत्र के तंत्र से मिलती है, मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर सभी का गुच्छा है किस जगह पर, मेरुरज्जु में।
इनफैक्ट नर्वस फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो सभी की सभी सूचनाएं इसी बंडल में आकर के स्पाइनल कॉर्ड अर्थात मेरुरज्जु में एकत्रित होती हैं। आफ्टर दैट द पासेस अवे, या फिर देयर वे टू द ब्रेन, इसके बाद इसको दिमाग में भेजा जाता है या मस्तिष्क में भेजा जाता है। इन केस ऑफ एनी इंजरी, अगर कोई भी घटना घटित हो जाती है किसके संग, स्पाइनल कॉर्ड के संग, द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द नर्वस एज वेल एज द सिग्नल्स कमिंग टू द रिसेप्टर्स। तो जाहिर है कि आपके तंत्रिका तंत्र से अर्थात जो रिसेप्टर सूचनाओं को लेकर के आ रहे हैं उनका काम क्या होगा, जो आपके पास जितने भी संवेदी संकेत आपको मिल रहे हैं, जितने भी संकेत आपको मिल रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन है, हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पर अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं उसको हम देखते हैं। तो आपके पास जो है इन्वेंट्री एक्शंस कैन नॉट बी कॉन्शियसली कंट्रोल्ड फ्रॉम, फॉर एग्जांपल, तो आपके पास जो है क्या नाम है, जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो जो है क्या नाम है कंट्रोल नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल वी कांट कॉन्शियसली कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ बॉडी इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारे शरीर के अंदर जो भोजन गुजरता आहार नाल से उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। दीज एक्शंस आर हाउएवर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। तो ये ब्रेन के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल किया जाता है सीधे तौर पर। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ हम देखते हैं द रिफ्लेक्स अर्थात आपका प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं, ये आपके पास यहाँ पर अनैच्छिक क्रियाएं थी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, द रिफ्लेक्स एक्शन सच एज क्लोजिंग ऑफ आइज इमीडिएटली। तो आपके पास जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं वो डायरेक्टली जो है, जैसे आँख पर आपका कोई प्रकाश आता है तो वो बंद हो जाती हैं, उसकी पलकें झपक जाती हैं। व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड, जब भी काफ़ी प्रकाश को उसको आंखों पर भेजा जाता है। सो सडन रिस्पॉन्स एंड डोंट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग। तो ऐसा कार्य जिसमें अचानक हो और कोई भी सोच आपकी ना जुड़ी हो। दिस मीन्स दैट अनलाइक इनवॉलेंट्री एक्शंस, इसका मतलब यह हुआ कि यह आपके पास अनैच्छिक क्रिया है। द रिफ्लेक्स एक्शन आर नॉट अंडर द कंट्रोल ब्रेन। तो जितने भी आपके प्रतिवर्ती चाप होते हैं कभी भी मस्तिष्क से कंट्रोल नहीं किए जाते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस द हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो हमें क्या करना है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरिक्त कीजिए। कॉन्ट्रास्ट अर्थात उसके बारे में तुलना करके हमें बताना है। तो आइए हम लोग आंसर को देखते हैं। हमारे पास पहली बार में है नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म अर्थात तंत्रिका कार्यविधि। सेकंड नंबर पे हमारे पास है हार्मोनल सिस्टम मैकेनिज्म अर्थात हार्मोन कार्यविधि। तो देखिए सबसे पहले हम नर्वस वाले में देखते हैं। तो द इंफॉर्मेशन इज कन्वेड इन द फ्रॉम इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है। और देखिए इस वाले में क्या चीज़ आपके पास, हार्मोन कार्यविधि में हार्मोनल सिस्टम, द इंफॉर्मेशन इज कन्वेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, यहाँ पर आपके विद्युत के रूप में, और यहाँ पर आपके पास रासायनिक के रूप में है। तो सेकंड नंबर पे देखते हैं द एक्सन्स एंड डेंड्राइट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन थ्रू अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। तो जो आपके पास एक्सोन है, जो डेंड्राइट्स हैं, वो क्या करते हैं, सूचनाओं को एक ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं उसको। तो देखिए इस वाले में क्या है, द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड और ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड, और इसमें ब्लड के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। थर्ड नंबर पे देखते हैं द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज रैपिड एंड द रिस्पॉन्स इज क्विक। तो इसके अंदर क्या होगा, सूचनाएं तेज गति से भेजी जाती है और उसका एक्शन भी तीव्र होता है। इसमें क्या होता है, द इंफॉर्मेशन ट्रेवल स्लोली, इसमें धीरे चलती हैं, और एंड द रिस्पॉन्स इज स्लो, इसका जो रिस्पॉन्स भी होता है, जो उसके अपोजिट कार्य होता है, जो कार्य होता है बहुत धीमा होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे देखते हैं इट इफेक्ट्स आर शॉर्ट लिव्ड। तो ये बहुत कम समय के लिए होता है,
और ये क्या होता है, इट हैज़ प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट्स, और इसका क्या होता है, बहुत लंबा थोड़ा प्रोसेस हो सकता है या फिर हमें दिखाई देता है। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन अ सेंसिटिव प्लांट्स एंड द मूवमेंट ऑफ आवर लेग्स। तो छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है, नाम है मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट्स। हमारे पास जो सेंसिटिव प्लांट है, छुई मुई पादप में गति, और इधर की साइड में मूवमेंट इन आवर लेग्स, हमारे पास जो है मानव की टांग में होने वाली गति। तो देखिए पहले नंबर पे क्या है, तो द मूवमेंट क्या बोलते हैं, द मूवमेंट दैट टेक्स प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट्स सच एज मिमोसा पुडिया ओकर्स इन रिस्पॉन्स टू द टच स्टोमली। यहाँ पर क्या होता है, छुई मुई पादप में जल की गति के कारण कोशिकाएं अपने आकार में परिवर्तन कर लेती हैं, अतः ये गति होती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पर हम लोग इस पे फर्स्ट नंबर पे देखते हैं, मूवमेंट्स इज आवर लेग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री मसल। तो ये क्या है, ये किस प्रकार का एक ऐच्छिक क्रिया है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर पे, फॉर दिस मूवमेंट द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल। तो यहाँ पर कोशिका से कोशिका में सूचना को भेजा जाता है। कौन सी सूचना होती है, इलेक्ट्रिक केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो सूचनाओं को भेजती हैं। एज अ प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो यहाँ पर कोई भी आपके पास विशिष्ट ऊतक नहीं है फॉर कंडक्ट ऑफ इम्पल्स, उन सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए किसमें, प्लांट के अंदर। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं सेकंड में, द सिग्नल और मैसेजेस फ्रॉम दीज एक्शन इज आर पास्ड टू द ब्रेन एंड हेंस आर कॉन्शियसली कंट्रोल। तो जाहिर है कि इसको पहले दिमाग में भेजा जाता है और उसके बाद फिर इसी के द्वारा कंट्रोल या नियंत्रित किया जाता है। इसके थर्ड नंबर पे, फॉर दिस मूवमेंट टू ओकर्स, ये घटना घटित होती है द प्लांट सेल चेंज शेप, जब प्लांट अपने आकार को बदलता है, फिर कोशिका के अंदर प्लांट का आकार बदलता है। चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम। तो इसके अंदर क्या होता है, पानी का मेन रोल होता है, पानी के अंदर जो परिवर्तन होता है उसी से होता है। यहाँ पर क्या है, इन एनिमल्स मसल्स सेल सम प्रोटीन्स आर फॉर्म विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ ओकर्स। तो यहाँ पर इस जगह पर क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती हैं, जो हमारी पेशी है, कोशिका है, सम प्रोटीन्स कुछ प्रोटीन को निर्मित करती है, आर फॉर्म और अलाउज द मूवमेंट ऑफ टू ओकर, जिसके कारण मूवमेंट होता है। तो आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसमें मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चैप्टर भी मैंने समझाया, और इसके बाद जो बुक से ही क्वेश्चन है, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। जैसे हार्मोन्स के बारे में पूछा जा सकता है आपके पास, ये डिफरेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं जो मैंने बताया। और आप लोग मेरी तरफ से मेन जो है इसका जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन को आप डेवलप कर लीजिए चित्र समेत। ये आपका कई बार पूछा गया है। यह न्यूरॉन के 3 या 4 चित्र को आपको दे दिया जाता है और उनमें से देख पूछा जाता है कि ये कौन सा न्यूरॉन किस न्यूरॉन के संग जुड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यही ज़्यादा चाहते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आगे हम लोग नेक्स्ट 8 चैप्टर अपना देखने वाले हैं, उसका वीडियो भी मेरा आजकल में ही आने वाला है।